डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डियर। देखिए, आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्लास 7 की जो एसएसटी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं। बच्चों, पता है ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? देखो, अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना हो ना, तो धरती में गर्मी ना हो, और अगर धरती में गर्मी नहीं होगी तो धरती पे बहुत बर्फ़ हो जाएगी और कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और पता है ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? ये ना तो ज़्यादा ठंडी होने देती है धरती को, ना ज़्यादा गर्म होने देती है। तो है ना फ़ायदेमंद। तो समझ गए ना ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। तो और पता है कौन सी गैस है ग्रीन हाउस? अगर आपसे पूछ ले कि एक ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताएंगे? CO2। तो याद रखना, अगर आपसे पूछेगा ना एक गैस का नाम बताइए, तो आप बता दोगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आओ अब इसको पढ़ दूँ एक बार। समझ तो गए ना? बना के लिख दोगे ना? अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, नोनो नोनो प्यारा प्यारा। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर, देखो बच्चों यहाँ पे ना 2 मात्रा कर देना, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो फैल कर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, ये ना CO2 को रोक लेती है। ठीक है, ठीक है, ऊष्मा को जो है ना, मतलब ये जो CO2 है ना, ये ऊष्मा को रोक लेती है, जिसके कारण इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी और इस पर रहना असंभव होगा, इसलिए यह बहुत आवश्यक गैस होती है। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख देना जो मैंने समझाया है। और मैंने एक बात बता दूं, मैंने मिड टर्म का आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, ज़रूर देखो, अच्छे से समझाइए, पूरी करो उसे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में करवाई है। ठीक है, चलो करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का महत्व बताइए। मतलब नाइट्रोजन गैस क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, नाइट्रोजन गैस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस भी हमारे अंदर जाती है और फिर बाहर भी निकलती है। लेकिन पौधे जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो एक विशेष प्रकार के जो है ना जीवाणु बने हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं राइजोबियम की, तो ये कुछ पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, फलीदार जो पौधे होते हैं ना, जैसे चना हो गया, तो उसकी जड़ों में पाए जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में बदल देते हैं। उसके बाद ये पौधे जो है ना, पौधे वो उन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। अब खुद सोचो बच्चों, अगर पौधे नाइट्रोजन को नहीं लेंगे तो पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे तो हमको भोजन कैसे मिलेगा। अगर पौधे जिंदा नहीं होंगे, हमको भोजन नहीं मिलेगा, तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। तो इसलिए नाइट्रोजन है ना महत्वपूर्ण। तो आप ऐसे बना कर लिख देना। ठीक है, 1-2 बार और वीडियो को सुन लेना। वीडियो को यही तो फ़ायदा है, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। समझ में आगे प्यारो, एक बार पढ़ दूँ? चलो ये भी सुन लो। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है। बच्चों, अगर एग्जाम में आपसे MCQ में पूछ ले कि नाइट्रोजन कितनी % है, तो 78% है। अगर पूछे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन गैस है। पूछे कि कौन सी दूसरे नंबर पर है, ऑक्सीजन गैस है 21%। ठीक है, अगर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 0.03 है। ठीक है, तो आपसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, आप बता दोगे ना, नोनो नोनो प्यारे प्यारे हो, वेरी गुड। अब आगे सुनो। हम नाइट्रोजन गैस भी अपने फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं, लेकिन फिर उसे वापस भेज देते हैं। नाइट्रोजन गैस का महत्व पौधों के लिए बहुत अधिक होता है। यह उनके जीवन से संबंधित है। पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते, इसलिए मिट्टी और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग करते हैं और पौधों को मिलेगी, तो फिर पौधों को हम यूज़ कर पाएंगे और हम जिंदा रह पाएंगे। इसलिए नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है। अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहें ना, 3 पॉइंट्स में, तो आप इसी बात को 3 पॉइंट्स में लिख देना। टीचर और खुश हो जाते हैं। ठीक है, और आपको और अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है ना प्यारो, वेरी गुड। चलो अब आगे सुनो। ये कह रहे हैं मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए।
क्या हम जो मनुष्य हैं क्या हम भी पर्यावरण बनाते हैं? हाँ बनाते हैं ना। देखो जैसे हमने खेती बाड़ी करी, कृषि करी, तो वो कृषि भी एक मानवीय पर्यावरण है। अगर हम पशुओं को पाल रहे हैं वो मानवीय पर्यावरण जो मनुष्य निर्माण कर रहा है। उद्योग लगाते हैं ना, उद्योग, है ना, तो ये भी मानवीय पर्यावरण है। ठीक है, तो मानव अपने पर्यावरण के साथ बहुत सारी क्रियाएं करता है। क्या करता है? बहुत सारी क्या करता है? क्रियाएं करता है, और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। क्योंकि देखो मनुष्य जो है ना वो पर्यावरण बहुत सारे चेंज करता है, तो इसलिए हम उसे मानवीय पर्यावरण कह रहे हैं। जैसे मनुष्य ने कृषि कर दी, खेती बाड़ी, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, उद्योग कर दिए, तो ये सब मानवीय पर्यावरण में आते हैं। समझ में आ गया ना प्यारो? चलो प्यारो, अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा है कि मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। आप बता सकते हो मनुष्य द्वारा बनाए गए जो पर्यावरण है उसके उदाहरण, जैसे सड़क और पुल, पार्क और उद्योग, इमारत और स्मारक। तो आप और कुछ भी बता सकते हैं, और ऊपर की स्टोरी लिखना चाहिए ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देख लो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली के बारे में बताइए। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना उसने भू राजस्व प्रणाली कैसे बनाई थी? तो आप पॉइंट्स में लिख देना, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने एक बहुत ही बेहतरीन भू राजस्व प्रणाली बनाई। ठीक है, क्या बनाई? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के और वसूली कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले गया। मतलब उसने टैक्स का जो सिस्टम था ना वो अपने कंट्रोल में कर लिया, सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। पता है उनने क्या करा? जिन अधिकारियों से पहले टैक्स वसूलने का काम करवाया जाता था ना, उसने उनको बोला कि तुम भी टैक्स भरो। तो स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, और बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बोल दिया कि तुम भी टैक्स भरो। और अलाउद्दीन खिलजी ने पता करा, ज़मीन की दोबारा से पैमाइश करी, दोबारा से मापा कि किसके पास कितनी ज़मीन है, ताकि वो टैक्स सही से भर सके। सुनिए, और पुराने सामंत और जमींदारों को उसने काम दे दिया कि तुम टैक्स इकट्ठा करो। ठीक है, उन्हें नौकरी पे रख लिया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के टैक्स लगाए थे, एक कृषि कर, एक मवेशी कर, ठीक है, और तीसरा था जमीन कर जो होता है। ठीक है, यानी कि घरों पर कर। क्लियर हो गया आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है, तो मैंने आपको 5वां भी समझा दिया, सुन लो। अब हम पढ़ रहे पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? देखो सिंपल भाषा में आप लिख देना कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं जिससे वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं, तो उसे ही हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखो पारितंत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। जैसे अब जंगल है वो प्राकृतिक है, क्या वो इंसान ने बनाया? नहीं ना। लेकिन जो बाग है, बगीचे हैं, वो इंसान ने बनाया ना, वो मानव निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें पारितंत्र में ये रखना कि जीवधारी और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, जीवधारी और जो पेड़ पौधे हैं ना वो सब एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखे हैं कौन कौन से पारितंत्र हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं? देखो पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी होती है ना, जो ठोस जमीन होती है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा जल, तो पृथ्वी के जिस भाग पर जल पाया जाता है ना। वायुमंडल जहाँ पर वायु पाई जाती है, हाँ है ना। और स्थल मंडल जहाँ पे ठोस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो ज़मीन कठोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। तो इसमें मिट्टी भी होती है, पहाड़ भी होते हैं, मैदान भी होते हैं, ठीक है, और घाटियाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, ये खनिज संपदा भी इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सारी चीज़ें। इसी पे जंगल होते हैं, इसी पे खेती बाड़ी होती है। अब ये कह रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो प्रकृति ने प्रदान किया है, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। मतलब जो भी चीज़ें प्रकृति ने बनाई है उन सबको अगर मिला दें तो प्राकृतिक पर्यावरण उसे हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं? बच्चों पता है भूमंडलीय तापन क्या होता है? धरती का ताप बढ़ते चले जाना। देखो अगर बच्चों धरती का ताप बढ़ता चला जाएगा ना तो पता है क्या होगा? ग्लेशियर पिघल जाएंगे। क्या पिघल जाएंगे? ग्लेशियर। बच्चों अगर भूमंडलीय तापन होगा ना तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, बर्फ़ पिघल जाएगी, और इससे क्या होगा? धरती पर पानी की मात्रा एकदम बढ़ती चली जाएगी, बहुत से देश डूब जाएंगे, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, जीवन संभव नहीं रह पाएगा और बहुत से लोग मरते चले जाएंगे। ठीक है, समुद्र, क्योंकि समुद्र का पानी बढ़ेगा तो सब बाढ़ ही तो आ जाएगी, हर जगह पानी भर जाएगा। तो
समझ में आ गया बच्चे? भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में बोल दो ना। इंग्लिश में बच्चे से ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और हिंदी में भी ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ आ जाता है, भूलना मत। तो आप बोल दो ना धरती के ताप का बढ़ना, धरती के ताप का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, भूमंडलीय तापन कहलाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से होता है, CO2 के बढ़ने की वजह से होता है। अगर CO2 बढ़ती चली जाएगी तो यानी कि तापमान बढ़ता चला जाएगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, तो जो ठंडी जगह है वहाँ की बर्फ़ पिघलने लग जाएगी और समुद्र का पानी बढ़ने लग जाएगा। और समुद्र का पानी बढ़ेगा तो बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ायदा क्या है। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो धरती में पानी जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारा खारा पानी बन जाएगा, पीने लायक पानी नहीं रहेगा, सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। फिर हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फ़ायदेमंद है। तो क्यों? देखो हर चीज़ उचित मात्रा में ठीक लगती है। जैसे आप अगर चीनी खा रहे हैं, उचित मात्रा में खा रहे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान कर देगी, जहर बन जाएगी ना, हाँ या ना? अगर आप जो है, चलो इतना ही बोल देते हैं, आज क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ायदा क्या है? तो आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पौधे इसी से अपना भोजन बनाते हैं। अगर पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो हमें क्या देंगे, और अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हाँ या ना? क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेके तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, और ऑक्सीजन छोड़ेंगे तब हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन हमारे को मिलेगी तभी तो हम जिंदा रहेंगे। तो इसलिए हुई ना कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। तो बना के लिख दोगे? मज़ा आ गया? कैसे पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, थोड़ा कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो और वीडियो आपके लिए इन्होंने प्यारी प्यारी लेकर आऊँ। तो 10वां क्वेश्चन हो गया, आगे करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है समताप मंडल से आप क्या समझते हैं? बच्चों पता है समताप मंडल? देखो आपको सारी हवाओं की जो परतें हैं वो पता होनी चाहिए। शोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। अगर ये नहीं करा तो फिर क्या करा? तो कुछ आप भी तो खुद करोगे, तो बुक से चैप्टर पढ़ोगे, अच्छे से करोगे। अब आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। समताप मंडल से आप क्या समझते हैं? देखो शोभ मंडल के ऊपर का जो भाग होता है ना, शोभ मंडल के ऊपर के भाग को समताप मंडल कहते हैं, और ये लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसी परत में बादल और मौसम की घटनाएं होती हैं। जो बादल दिखाई देते हैं ना आपको, हवाई जहाज उड़ते हैं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही होते हैं। समताप मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें ओजोन परत की गैस भी होती है। और ये पता ओजोन परत की गैस क्या करती है? पता ओजोन परत क्या करती है? अगर ये ना होती तो सूरज की रोशनी में से पराबैंगनी किरणें धरती पे आ जाती और कैंसर, स्किन की बीमारी फैला जाती। इसलिए तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ओजोन परत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपसे कोई बोले ओजोन परत की क्या फ़ायदा, बता दोगे ना? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, हानिकारक किरणों को आने से रोकती है, और पराबैंगनी किरणों को रोक देती है, और सूरज की रोशनी छन कर आती है। जैसे आप चाय पीते हो तो जो चाय पत्ती होती है छन कर आती है ना, चाय पत्ती मुँह में आने कितना बेकार लगेगा। तो बिल्कुल वैसे ही अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य की रोशनी छन के ना आती, तो छन कर आती है और हमें अच्छी रोशनी मिल पाती है और हम बीमारी से बच पाते हैं। आगे सुनो, वायुमंडल के बारे में बताओ बच्चों। आप जानते हो वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अभी मैंने आपको बता दिया कि वायुमंडल की 5 परतें होती है, 5। पहली होती है शोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्य मंडल। टोटल कितने होते हैं? 5। याद रखोगे ना प्यारो? ठीक है। अब आ जाओ सुलाकुल की नीति। अगर आपको सुलाकुल की नीति नहीं पता तो एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, आंसर छोड़ के आ जाओगे, ठीक है? तो क्वेश्चन तो आप वैसे ही लिख के नहीं आने होते। चलो सुनो, सुलाकुल की नीति क्या होती है? पता बच्चों सुलाकुल की नीति क्या होती है? देखो अकबर ने अपने टाइम पर एक नीति बनाई थी, जिसमें बोला था कि जितने भी सब धर्म के लोग हैं ना, ठीक है, उनका हम सम्मान करेंगे। मतलब किसी भी धर्म पर टैक्स नहीं लगेगा, सबके विचारों को सुना जाएगा, लेकिन कोई भी उस अकबर के खिलाफ जो है ना विरोध नहीं करेगा। सब शांति और बंधुत्व से रहेंगे, और कोई भी सहनशीलता जैसे गलत काम नहीं होगा। तो ये सुलह की नीति। सुलह मतलब होता है आपस में बातचीत हो जाना। नीति मतलब एक ऐसा नियम, मतलब जिसमें अलग अलग जितने भी धर्म के लोग हैं ना, अकबर ने बोला सभी को सम्मान मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? पता आपको कि मंगोलों ने दिल्ली पर जब अटैक करा तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? देखो
चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर भी हमला किया, ठीक है। और इस हमले से बचने के लिए दिल्ली सल्तनत के शासकों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, विशाल सेना रखते थे वो, ठीक है, जिससे युद्ध की स्थिति से निपटा जा सके। अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, जबकि मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे, ठीक है। तो ये इन्होंने काम करा। अब आज निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? देखो, निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ पर रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जहाँ से विधानसभा का सदस्य चुना जाता है। एक बार दोबारा सुन लो, निर्वाचन क्षेत्र होता क्या है। देखो, मान लो आप जिस भी इलाके में रहते हैं उस इलाके में बहुत सारे जो है ना व्यक्ति खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो जिस इलाके तक उनका अधिकार होगा ना, वो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। जिस इलाके तक के लोग उसको वोट डाल सकते हैं ना, उस व्यक्ति को जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, उस इलाके को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई? ऐसे बना के भी लिख सकते हैं आप। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 15 क्वेश्चन ही करवाने थे आज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को बच्चे प्रेस नहीं करते हैं, फिर कहते हैं वीडियो नहीं आती है, तो इसको भी कर देना और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर।